सो पहले ये रोल्स थ्योरम समझा रहा है आपको, ठीक है, कि f कोई फंक्शन है, इसका डोमेन क्लोज्ड इंटरवल a b है, कोडोमेन r है, ये कॉन्टिन्यूअस है इस इंटरवल पे, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल a b पे, इस तरीके से कि fa और ab इक्वल है। तो हमें एक जहां a b कोई रियल कांस्टेंट है, तो हमें एक ऐसा कांस्टेंट c मिलेगा a b में, इस तरह से f डैश c 0 हो जाएगा। ये आपने पढ़े होंगे 11 12 में। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है कि फंक्शन की वैल्यू a पे वही है जो फंक्शन की वैल्यू b पे है, द वैल्यू कॉमन है, तो बीच में एक ऐसा नंबर मिलेगा जहां f डैश c 0 हो जाएगा। तो ये f डैश c 0 होने का मतलब ये होता है कि स्लोप ऑफ टैंजेंट एट दैट पॉइंट विल बी 0। अब x एक्सिस का स्लोप 0 होता है बिकॉज़ tan 0 डिग्री यहां पे है, स्लोप इज tan थीटा। बस ये बोलना चाह रहे एक ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा जहां पे टैंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगा, है ना, यहां पे। सो इस तरह से है, ये बता रहा है टैंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगा अगर f है। ये थ्योरम है, इसका काफी यूज आएगा क्वेश्चंस इस पे बेस्ड, तो आपको स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा। इसी का जनरलाइजेशन है मीन वैल्यू थ्योरम। तो मीन वैल्यू थ्योरम इसका रोल्स थ्योरम का जनरलाइजेशन है। तो यहां भी ऐसे ही है, तो बस एक ही रेस्ट्रिक्शन हट जाता है, f a बराबर f b, वो नहीं है यहां पे। सो f a b to r में कंटीन्यूअस फंक्शन है ऑन a b, डिफरेंशिएबल ऑन a b, देन देयर एग्जिस्ट नंबर c इन a b सच दैट f डैश c बराबर f b माइनस f a अपॉन b माइनस a। सो ये जो है इसको बोलते हैं लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। दिस इज अ लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। कॉची मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है, किसी को याद है? सर b माइनस a की जगह अलग से फंक्शन आ गया, y में देन 3b माइनस c होगा। एक तो लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम है, जो भी अभी आपने देखा कि फंक्शन डिफाइंड है a b टू r, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, CTS मतलब कॉन्टिन्यूअस ऑन a b, फंक्शन डिफरेंशिएबल है एटलीस्ट ऑन a b, तो कहता है देन there exists c in interval ab such that f dash c बराबर fb minus fa upon b minus a होगा। सो दिस इज लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। मैं बोल रहा हूं कॉची मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, कोई भी देख के बताओ, बुक से बताओ या गूगल करके बताओ, जरा ट्राई करो जी। तो यहाँ पे क्या है कि जो लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम दिस टॉक्स अबाउट ओनली वन फंक्शन, और जो कॉची मीन वैल्यू थ्योरम दे टॉक अबाउट टू फंक्शंस, ठीक है। तो ये स्पेशल केस है कॉची मीन वैल्यू थ्योरम का, जो लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम है। कॉची मीन वैल्यू जनरलाइजेशन है, तो रिसर्च में ऐसे ही होता है, जैसे पहले इसने दिया फिर उसके बाद हो सकता है उसने दिया हो, देखना पड़ेगा कौन पहले आया, तो उसके हिसाब से काम होता है। तो जो कॉची मीन वैल्यू थ्योरम वो ये कहता है कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम, वो ये कहता है f एक फंक्शन है जो a b टू r में है, एंड g भी एक फंक्शन है जो a b टू r में डिफाइंड है, f एंड g दोनों कंटिन्यूअस है इंटरवल a b में, f and g are both differentiable on a b, then there exists c in interval a b such that, हाँ बताओ क्या कह रहे थे तुम, क्या बनना चाहिए? सर f dash c by g dash c समान fb minus fa by gb minus a जी। f dash c बराबर 0 c बराबर fb minus fa अपॉन g of b minus g of a। तो ये हमारे सिलेबस में, हालांकि ये दोनों जैम गेट के सिलेबस में भी है, अब सिलेबस में नाम भी लिखा है अलग से, है ना। तो ये है लाग्रांज, देखो यहाँ अगर gx की जगह आप x ले लो, सपोज gx फंक्शन इज इक्वल टू x, gx इज आइडेंटिटी फंक्शन, तो यही बन जाएगा, फिर g रैश c 1 हो जाएगा और g b माइनस a बन जाएगा, तो ये स्पेशल केस हो जाता है, ठीक है। तो ये लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, इस पे आप एग्जांपल लेके वेरीफाई कर सकते हो इसको। सो लाइक है ना, जैसे बुक में रहता है, जैसे यहाँ पे होगा तो यहाँ तो एक ही होगा, बट यू कैन रिमेंबर बोथ स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये आपके पास, तो यहाँ ये कहता है कि जैसे ये a f a है, ये b f b है, तो ये जो तो दिस इज स्लोप, यही इसका स्लोप जो होगा ना, इस लाइन का स्लोप है
एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो ये कहता है इंटरवल ए बी में एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जो इसका स्लोप है वही स्लोप उस पॉइंट पे बनेगा, मतलब दोनों का स्लोप इक्वल होगा, है ना। तभी एफ डैश सी बराबर ये बोलते हैं दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट सी, दिस इज स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस, है ना। आप जानते होंगे x1 y1 x2 y2 का स्लोप क्या होता है, एक लाइन है जॉइनिंग द पॉइंट x1 y1 x2 y2, yes, so that is here y2 minus y1 upon x2 minus x1, x1 x2 y1 y2, तो ये y2 minus y1 upon x2 minus x1 राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में f dash c है, both represent the slope of tangent। तो ये स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट है जॉइनिंग दिस टू पॉइंट, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, दोनों पैरेलल है इसलिए स्लोप इक्वल है। अभी बोल रहा है वेरीफाई रोल्स थ्योरम, वेरीफाई करना है थ्योरम, ये थ्योरम कह रहा है एक ऐसा सी मिलेगा जहां f dash c 0 हो जाएगा, तो ये प्रूव करके दिखा रहा होगा, यू कैन ट्राई, है ना। ये वे भी दे दिया, तो ये कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, फिर चेक किया f2 f-2 दोनों इक्वल है, यस, तो f dash c निकाला यहाँ से, सो f dash x निकाला, ये क्या आएगा, तो f dash x 2x आ गया यहाँ से, तो f dash c को 0 कर दिया, तो इससे क्या हुआ 2c बराबर 0, c बराबर 0 आ गया। अब बस ये चेक करना चाह रहा है कि जो 0 आया क्या वो इसके बीच है, तो आंसर इज यस, तो मतलब वेरीफाई हो गया कि थ्योरम सही कह रहा है। ऐसे कोई थ्योरम है तो वो सही कहेगा, इसलिए थ्योरम है, कभी गलत नहीं हो सकता, कोई भी थ्योरम का स्टेटमेंट गलत नहीं हो सकता, या किसी थ्योरम के अगेंस्ट कोई काउंटर एग्जांपल नहीं हो सकता। अगर एक भी काउंटर एग्जांपल मिल जाएगा तो थ्योरम गलत हो जाएगा, ठीक है, तो थ्योरम रहेगा ही नहीं फिर वो। सो ये इस पे रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम पे, और इस पे भी मिसलेनियस एग्जांपल्स हैं, जो कॉन्सेप्ट अभी आपने पढ़े उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, यू कैन जस्ट ट्राई, अगर आपका टाइम हो तो यू कैन ट्राई, अदरवाइज जस्ट एक बार देख लो क्या किया है इन्होंने, है ना, तो उससे आपको समझ आ जाएगा क्या है तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और उसके बाद ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो ये जो चैप्टर है मैं जो आपको दिखा रहा था क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर 5, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, तीनों इसमें डिस्कस किया इन्होंने, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है ना, डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस, जो वहां इनपुट fx है और आउटपुट क्या आता है f dash x। इंटीग्रेशन भी एक प्रोसेस है ना, इंटीग्रेशन भी एक प्रोसेस है, और इसमें क्या होता है, इसका इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या आता है, f dash x इनपुट रहता है और आउटपुट fx आता है। सो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर, इसलिए आप जानते हैं साइन का डेरिवेटिव कॉस है तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन है, तो यहाँ साइन इनपुट होगा तो यहाँ कॉस निकलेगा, यहाँ अगर कॉस इनपुट होगा तो यहाँ साइन निकलेगा, ठीक है ना। सो इस तरह से, सो डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस, तो इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव, डेरिवेटिव इज द आउटपुट ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। डेरिवेटिव जो वर्ड है वो एक आउटपुट का नाम है, जो आउटपुट निकल के आया दैट इज द डेरिवेटिव, एंड डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस जिसमें फंक्शन का डेरिवेटिव निकाले जाते हैं जिस तरीके से, सो है ना। तो ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ fx विथ रेस्पेक्ट टू x, और ये जो होता है इसको बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव ऑफ f डैश x विथ रेस्पेक्ट टू x, ये एंटी डेरिवेटिव है, ठीक है। तो ये आप जानते हो बाद में इंटीग्रेशन में आएगा, तो ये जानते हैं f डैश x का जो इंटीग्रेशन है वो fx आता है, ठीक है ना। अब बाद में अभी भी जानते हैं प्लस c हो जाता है, उसकी वजह ये है कि यहाँ मैं अगर fx प्लस c एंटर करूंगा तभी मुझे यहाँ f डैश x ही मिलेगा, अगर यहाँ fx प्लस c मैं इनपुट दूं तो आउटपुट f डैश x ही आना है, तो यहाँ मैं f डैश x इनपुट दूंगा तो आउटपुट fx प्लस c आ जाएगी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ओके, सो दिस इज द बेसिक ऑफ, अभी वैसे बेसिक बहुत डिस्कस किया है, बिल्कुल बेसिक लेवल, जीरो लेवल पे क्लास 12 में जो पढ़ते हैं आप, लिमिट्स, डेरिवेटिव, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन। तो इसमें कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज अभी क्लास नहीं स्टॉप करेंगे, तो आपका काम है एक बार ये चैप्टर देख के आना, जो डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स हैं, लिमिट कॉन्टिन्यूटी वाले हैं, तो ये चैप्टर 5 क्लास 12 एनसीईआरटी में देख के आना, कुछ डाउट रहेगा तो कल डिस्कस करेंगे, और अगर ये कंप्लीट हो जाए कल क्या करेंगे फिर
तो अभी मैं फिर से आपको याद दिलाऊं, 11th के एनसीईआरटी में हमने 1 2 3 6 13 डिस्कस किया है। 12th के एनसीईआरटी में अभी तक हमने 1 2 सीधा 5 पे, अच्छा 3 किया था, 3 किया ना, 3 इसका मैट्रिक्स है, 1 2 5 पे चले गए सीधा। तो ये चैप्टर्स हमने अभी जस्ट क्लास में एक बार रिकॉल किया है, बेसिक्स रिवाइज किए हैं, जो आपको खुद ही ज्यादा एफर्ट्स करना है, जो डाउट है उससे डिस्कस करना है, क्योंकि मैं बस एक बार आपको रिवाइज करवा रहा हूँ जो कि आपको ऑलरेडी आता है, ये है, ठीक है। तो ये चैप्टर्स आपको करना है, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। अगला चैप्टर कल मैं डिस्कस करूंगा 6th वाला, इसके कंटिन्यूएशन में। 6th चैप्टर क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशंस क्या है, इसी में मैक्सिमा मिनिमा आएगा, दैट इज पार्ट ऑफ आवर, है ना। जैसे मैं आप लोगों से किससे पूछ लूं कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कोई फंक्शन fx है और उस fx का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का डेफिनेशन क्या है, जहां पे उसका टेंजेंट एक साइड पॉजिटिव आएगा और उसके जस्ट क्रॉस करने पे टेंजेंट का वैल्यू नेगेटिव आएगा। ओके ऐसा है, ठीक है। हाँ, और मतलब डिफाइन कैसे करते हो आप लोग, ठीक है, आई थिंक इट्स फाइन, जैसे आप बताना चाह रहे हो कि बट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता क्या है, मतलब हाँ मैक्सिमम मिनिमम नहीं होता है जिसका, हाँ, लेकिन ये होता क्या है, व्हिच हाउ डू यू डिसाइड कि कोई पॉइंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट है कि नहीं है, व्हाट इज क्रिटिकल पॉइंट, चलो क्रिटिकल पॉइंट का डेफिनेशन क्या है, डेरिवेटिव 0 होगा। नहीं, मॉड एक्स का क्रिटिकल पॉइंट क्या है, सर जहां पे चेंज आता है क्रिटिकल पॉइंट, मॉड एक्स का क्रिटिकल पॉइंट क्या है, और इसका सर 0। हाँ, अब जो बताया था जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 होता है, इसका डेरिवेटिव बताओ किस पॉइंट पे 0 आएगा, नहीं, फिर यू हैव टू इंप्रूव द फंक्शन की वैल्यू, मैं रिवीजन पता क्यों करा रहा हूँ, इसी छोटी छोटी गलतियों की वजह से जहां तुम फंस जाओगे तुम लोग, जैसे क्रिटिकल पॉइंट का डेफिनेशन ठीक से किसी को नहीं पता होगा तुम में से, और ये क्लास 12th में लिखा हुआ है, मैं दिखाऊंगा कल तुम्हें, इसलिए बुक खोल के दिखाता हूँ, तो डेफिनेशन बहुत क्लियर लिखा हुआ है, कोई और ट्राई करो। जैसे अभी मैं पूछा इन्फ्लेक्शन पॉइंट का डेफिनेशन ठीक से किसी को याद नहीं है, तुम्हें ये पता है कि हाउ टू डिसाइड, जैसे वो बता रहे हैं कैसे डिसाइड करेंगे, बट व्हाट इज डेफिनेशन, क्रिटिकल पॉइंट का डेफिनेशन क्या है, f'(x0) थोड़ी डेफिनेशन, देख के बताओ कहां लिखा हुआ है ऐसा, पर चेक करके बताओ मुझे, सिर्फ इतना कहीं नहीं लिखा होगा कि f'(x0) द क्रिटिकल पॉइंट, ऐसा कहीं नहीं लिखा होगा, तुम लोग अज्यूम करते हो चीजों को, चेक करके बताओ कहीं पे जाके पढ़ो गूगल पे या बुक में कि जहां पे लिखा हो कि क्रिटिकल पॉइंट जहां f'(x0) है, सिर्फ इतना ही लिखा हो, कुछ और भी साथ में लिखा होगा, चेक करो, अभी चाहो तो चेक करके बताओ, सिर्फ इतना नहीं लिखा हुआ कहीं पे कि f'(x0) देन x is critical point, वहां कुछ और भी साथ में कंडीशंस होते हैं, f' तो तब निकाल पाओगे ना भाई जब फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, हाउ डू यू नो अबाउट दिस फंक्शन, क्या इसको डिफरेंशिएबल होना जरूरी है, जरूरी नहीं फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, मॉड x डिफरेंशिएबल तो नहीं, तो कैसे निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट इसका, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, कैसे निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट इसका, तो ये जरूरी थोड़ी है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तभी हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल पाएंगे, हम उन फंक्शन का भी क्रिटिकल पॉइंट निकाल पाएंगे जो डिफरेंशिएबल नहीं है, तो क्वेश्चन इज हाउ, तो ये सब क्लास इसमें है, जैसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट है ना, x³ में जैसे फंक्शन है fx बराबर x³ है, तुमने f' को 0 पुट किया, तो f' कितना है तुम्हारा 3x², इसको 0 पुट किया, x की वैल्यू 0 आई, अब बताओ 0 क्या है यहाँ पे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो मैं तुमसे यही पूछ रहा था इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या है, तो पहली चीज तो ये है कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट एक क्रिटिकल पॉइंट होगी फंक्शन की, इन्फ्लेक्शन पॉइंट इज अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ अ फंक्शन दैट अटेन्स नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, सिंपल, so 0 is a critical point of this function, now you have to decide कि 0 point of maxima है या point of minima है, अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है लेकिन वो क्रिटिकल पॉइंट है, इसका मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, इसी को 2 वेरिएबल में जाके सैडल पॉइंट बोलेंगे हम लोग, इन्फ्लेक्शन पॉइंट और सैडल पॉइंट आर सेम थिंग, जस्ट नाम अलग अलग, 1 वेरिएबल में इसको इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं, 2 वेरिएबल केस में उसको सैडल पॉइंट बोलते हैं, सेम चीज है दोनों। सैडल पॉइंट का डेफिनेशन क्या है, सेम है कि एक ऐसा क्रिटिकल पॉइंट जहां पे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा होगा, तो ये सब लिखा हुआ है एनसीईआरटी में या 11th बुक में, बस यही सब चीज तुम्हें समझना, हम लोग 11th में जब थे तो बस वहां पे क्वेश्चन करते थे एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए, अभी पढ़ना है आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए, और ये जो थोड़ी थोड़ी बारीकी है वहां तुम्हें फंसा देगा क्वेश्चन, ये है, तो वो तुम्हें बारीकी नहीं होना चाहिए,
क्रिटिकल पॉइंट कोई बताओ ठीक से, कहीं देखा हो, बुक में देख के बताओ, गूगल करके बताओ, व्हाट इज एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ f dash x is equals to 0 and f dash x is undefined if it does not exist. यस। सो द थिंग इज सिर्फ f डैश x 0 होने से क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकलेगा, है ना, उससे इसका क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा ही नहीं फिर, क्योंकि इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 है और 0 पर डिफरेंशिएबल ही नहीं है, तो डेरिवेटिव कैसे निकाल दोगे तुम, क्योंकि डेरिवेटिव तो वही निकाल सकते हो जहां डिफरेंशिएबल होगा फंक्शन। सो द थिंग इज डेफिनेशन ये है कि ऐसे वैल्यू ऑफ x जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो और जहां पे डिफरेंशिएबल है वहां f डैश x 0 हो, तो ये चीज है। तो अगर फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है तो वो भी क्रिटिकल पॉइंट है, मतलब तो उसमें हो सकता है मैक्सिमम मिले, हो सकता है मिनिमम मिले, हो सकता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट निकला है। तो वैसे नंबर जिस पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है और वैसे फंक्शन जहां पे डिफरेंशिएबल है और डेरिवेटिव 0 हो जा रहा है, तो है ना, दो अलग अलग पार्ट में डिफाइंड है, मतलब कि डिफरेंशिएबल नहीं है तो भी क्रिटिकल पॉइंट है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे, तो जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 होगा वो क्रिटिकल पॉइंट है। देयर आर टू पार्ट्स इन द डेफिनेशन, तो तुम एक ही याद रखते हो, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ज्यादातर एक ही यूज होता है, क्यों, क्योंकि ज्यादातर फंक्शन जो तुम्हें दिए हुए होते हैं वो सब डिफरेंशिएबल होता है, तो हमें पहले वाले पार्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो हम भूल जाते हैं। लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे जो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, वहां तुम फंस जाओगे, वो पॉइंट तुम छोड़ दोगे जहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है, सिर्फ उस पॉइंट को कंसीडर करोगे जहां पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ गलतियां होंगी फिर इस तरह से। ना जहां पूछेगा नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स, नंबर ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ मिनिमा, नंबर ऑफ रूट्स, तो वहां ये सब गलती करो वहां फंसोगे। एनीवे ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट का डेफिनेशन का सैडल पॉइंट बता ही दिया कि सैडल पॉइंट इज अ पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट एट व्हिच नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा एग्जिस्ट। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम्हें याद नहीं है। क्यों याद नहीं? क्योंकि वहां हमारा फोकस क्वेश्चन सॉल्विंग पे था, तो हमने कॉन्सेप्ट को ठीक से समझा नहीं, हमारा पर्पस था किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। लेकिन जब एग्जाम में एंट्रेंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं बनते। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो पेपर देख लो उठा के जैम का ही, जिसमें पेन नहीं चलाना है, बस तुमसे ये जानना चाह रहा है कि तुम्हें डेफिनेशन ठीक से याद है कि नहीं। 4 पॉइंट है, चारों एक जैसे हैं। अब जिसको ठीक से याद है डेफिनेशन या ठीक से थ्योरम का स्टेटमेंट याद है वो टिक कर पाएगा, जिसको नहीं याद है एग्जाम में कुछ भी कर ले वो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि प्रूफ तो तुम कर नहीं सकते तुम, और स्टेटमेंट बुक में लिखे रहते हैं, जो तुम्हें क्लैरिटी है तो तुम टिक कर पाओगे, नहीं तो छोड़ के आना पड़ेगा। उसमें पेन चलाना ही नहीं है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स चुनना है, स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट जिसको आता है वो टिक कर पाएगा, नहीं आता है छोड़ेगा, दूसरा रास्ता ही नहीं है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन कुछ करना ही नहीं। ये ओके, अच्छा 1 मिनट चार्ज पे। चलो फिर मुझे लगता है डाउट अगर है तो हम डाउट डिस्कस कर सकते हैं, और अदरवाइज मैं क्लास ये स्टॉप करूंगा आज वाली। ठीक है, तो अभी आपको चैप्टर 5 रिवाइज करके आना है 12th वाली, और मैं कल चैप्टर 6 फिर डिस्कस करूंगा डाउट के बाद। सर जी सर, क्लास का फिक्स शेड्यूल टाइमिंग कितना से कখন माने आपका? हाँ आज देखो क्लास का टाइम तुम्हारा 8 से 10 है अभी रात का। ओके सर। लेकिन वो जैसे आज मैं वो क्लास नहीं लिया CUET का, तो मुझे आने में लेट हो गया, इसलिए 8:30 हुई, तो कोई दिक्कत नहीं। ये आपका 8 से 10 का टाइम है, तो कभी 8 से 9:30 पढ़ाऊंगा या कभी 8:30 से 10 पढ़ाऊंगा, डिपेंड करता है कभी। तो आज पहले इससे पहले बैच लिया नहीं मैंने 6 से 8 वाली, तो इसलिए 8:30 से स्टार्ट हुआ आज। ठीक है, हाँ जिस दिन क्लास नहीं भी होता तो तुम अपना खुद पढ़ाई करो, सेल्फ स्टडी करो, ये थोड़ी है क्लास नहीं है तो कुछ नहीं करो, तुम सेल्फ स्टडी करो उसमें। ओके आई थिंक तो हम लोग यही स्टॉप करते हैं अभी, और आप रिवाइज करके आइए। ठीक है, चलो थैंक यू, गुड नाइट।